गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो सक्रियता में रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम से आगे। पिछला क्लास में हम आपको रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम बता रहे थे और आज हम उसी से आगे बात करेंगे रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम के गणितीय समीकरण। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम में हमने क्या क्या बताया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक से, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा एवं बीटा कण एक साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। अल्फा एवं बीटा कण साथ साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 कम होता है एवं द्रव्यमान संख्या 4 कम होता है। जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 कम होता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम होता है। जब किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब किसी नाभिक से एक गामा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब किसी नाभिक से एक गामा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले थे कि रेडियो एक्टिव विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की जो दर है वो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यानी रेडियो एक्टिव विखंडन की दर का मतलब टूटने की रफ्तार, विखंडन की दर मतलब टूटने की रफ्तार। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के टूटने की जो रफ्तार है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के जो टूटने की रफ्तार है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के टूटने की जो रफ्तार है वो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यानी परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगा तो टूटने की रफ्तार भी ज़्यादा होगा, परमाणुओं की संख्या कम होगा तो टूटने की रफ्तार भी कम होगा। जितना अधिक परमाणु की संख्या होगी टूटने की रफ्तार भी अधिक होगी, और जितना कम परमाणुओं की संख्या होगी टूटने की रफ्तार भी उतने ही कम होगी। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो नियम है ये नैसर्गिक नियम है, प्रकृति का नियम है। ये नेचर में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल होता है। जैसे हम बात करें, यदि मेरी इनकम 1 लाख रुपया है तो मेरा मंथली खर्च भी 40,000 के आसपास होगा। यदि मेरा इनकम 1 लाख रुपया है तो मेरा मंथली खर्च भी 40,000 रुपये के आसपास होगा। यदि किसी कारणवश मेरा मंथली इनकम 60,000 रुपया हो जाता है, घट जाता है, तो मेरा मंथली इनकम अब 40,000 नहीं रहेगा। मंथली खर्च जो है मेरा अब 40,000 नहीं रहेगा, अब खर्च भी मेरा कम हो जाएगा। जब मेरा इनकम 1 लाख था तो खर्च 40,000 था, और मेरा इनकम 60,000 हो गया तो मेरा खर्च 20,000 हो गया। यदि मेरा इनकम 40,000 हो जाएगा तो मेरा खर्च 10,000 हो जाएगा। जैसे जैसे मेरी इनकम घटेगी वैसे वैसे मेरा खर्च भी घटेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अभी तो अंबानी जी फ्री कर दिए हैं मोबाइल, नहीं तो यदि पहले की बात होती थी तो यदि हम 100 रुपये रिचार्ज करवाए, यदि हम 100 रुपया रिचार्ज करवाए तो आज 24 घंटा में बात कर जाएंगे 50 रुपया, और बच गया अगले दिन 50 रुपया। तो अगले दिन 50 रुपया बात करके ख़त्म नहीं कर देंगे, अगले दिन 50 रुपया बात करके हम ख़त्म नहीं कर देंगे। अब अगले दिन 50 रुपये के अनुसार बात करेंगे, यानी अगले दिन हम 20 रुपये बात करेंगे। अब बच गया 30 रुपया, तो अगले दिन फिर अब 30 रुपये के अनुसार बात करेंगे, तो अब बात करेंगे 10 रुपया, बच गया 20 रुपया। इसी तरह से जैसे जैसे मेरा पैसा घटेगा बैलेंस मोबाइल का, वैसे वैसे मेरा बात करने का जो खर्च है वो भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे मेरा पैसा घटेगा वैसे वैसे बात करने का जो खर्च है वो भी हमारा कम होता चला जाएगा। एक बार तो ऐसा भी दिन आएगा कि 1 रुपया पर हम 1 हफ्ता चला देंगे केवल मिस कॉल मार मार के। जैसे जैसे मेरा पैसा घटेगा वैसे वैसे मेरा बात करने का खर्च भी घटेगा। इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पानी की टंकी है, उसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, उसमें आप होल कर दीजिए। उस होल से 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकल गया, 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकल गया। तो अगला 1 मिनट में 10 लीटर नहीं निकलेगा, अब अगला 1 मिनट में 9.5 लीटर पानी निकलेगा। फिर अगला 1 मिनट में 9.5 लीटर नहीं निकलेगा,
अगला 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकलेगा, फिर अगले 1 मिनट में जो है 8 लीटर पानी निकलेगा, फिर अगले 1 मिनट में 7 लीटर पानी निकलेगा। यानी जैसे जैसे टंकी में पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे बाहर निकलने वाली पानी की रफ्तार भी कम होता चला जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि परमाणुओं के विखंडन की जो दर है, नाभिकों का जो विखंडन की दर है, उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। परमाणुओं के टूटने की जो दर है वो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अब हम बात करने वाले हैं बहादुर कि रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण प्राप्त करें। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण प्राप्त करें, मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त करें। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण प्राप्त करें, मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त करें। माना प्रारंभ का मतलब t बराबर 0, स्टार्टिंग में। प्रारंभ में का मतलब हुआ स्टार्टिंग में t बराबर 0। प्रारंभ में का मतलब हुआ स्टार्टिंग में t बराबर 0। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या, प्रारंभ में t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या n0 है। शुरू में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो n0 है। शुरू में परमाणुओं की संख्या कितनी है? n0 है। कुछ समय बाद यानी t बराबर t पर परमाणुओं की संख्या n शेष हो जाती है। शुरू में परमाणुओं की संख्या n0 था, शुरू में परमाणुओं की संख्या n0 था, लेकिन कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या कितनी बच गई? शुरू में परमाणुओं की संख्या n0 था, कुछ समय बाद, समय t बराबर t के बाद परमाणुओं की संख्या कुछ घट गई। कितना बच गया? तो n बच गया। कितना घट गया मुझे उससे मतलब नहीं है, कितना बच गया हमें उससे मतलब है। कितना घट गया मुझे उससे मतलब नहीं है, कितना बच गया मुझे उससे मतलब है। जैसे 50 रुपये लेके गए थे तो कितना खर्चा कर दिया उससे मतलब नहीं है मुझे, कितना खर्चा कर दिए मुझे उससे मतलब नहीं है, कितना बच गया मुझे उससे मतलब है। तो शुरू में परमाणुओं की संख्या n0 था, कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या n शेष हो जाता है, कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या n शेष हो जाता है। विखंडन के नियम से, विखंडन के नियम कहता है कि dN/dt समानुपाती माइनस n, dN/dt समानुपाती माइनस n। जैसा कि हमने आपको बताया, जहाँ माइनस चिन्ह, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह विखंडन की दर में कमी को व्यक्त करता है, जहाँ माइनस चिन्ह जो है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, वो विखंडन के दर में कमी को बता रहा है। मतलब क्या होगा बहादुर कि जो आपको पता है कि जैसे जैसे परमाणु टूटेंगे वैसे वैसे परमाणुओं की संख्या कम होती चली जाएगी। n का मान n0 से कम होगा, n का मान n0 से कम होगा और कम हो गया, घटते चला गया। परमाणुओं की संख्या टूट करके कम हो गई, तो जब परमाणुओं की संख्या कम होगी तो वैसे वैसे विखंडन की रफ्तार भी कम होता चला जाएगा। जब परमाणुओं की संख्या टूट करके कम हो गई, जब परमाणुओं की संख्या टूट करके कम हो गई तो विखंडन की दर भी कम होता चला जाएगा, टूटने की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। परमाणुओं की संख्या जब कम हो गई तो टूटने की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसीलिए माइनस चिन्ह केवल विखंडन की रफ्तार में कमी को बता रहा है, माइनस चिन्ह विखंडन की दर में कमी को बता रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट दिया, तो dN/dt समानुपाती माइनस लैम्डा इंटू n, dN/dt समानुपाती माइनस लैम्डा इंटू n, जहाँ लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है, लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहा जाता है। लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहा जाता है। लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है
जिसे क्षय नियतांक कहा जाता है। फिर से एक बार, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या n 0 है। कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या n शेष हो जाता है, तो विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होगी। माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि परमाणुओं की संख्या घट रही है, तो विखंडन की दर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट दिया लैम्डा। लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहा जाता है। लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहा जाता है। dn/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी। dn/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर dn/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर dn/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी। जब समय 0 था तो परमाणुओं की संख्या n0 थी। जब समय 0 था तो परमाणुओं की संख्या n0 थी। देख सकते हैं आप, जब समय 0 था तो परमाणुओं की संख्या n0 थी। जब समय t हुआ तो परमाणुओं की संख्या n हुआ। जब समय t हुआ तो परमाणुओं की संख्या n हुआ। यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, यदि आप मैथ में समाकलन पढ़ चुके हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि dn/n का जो समाकलन करेंगे तो ये माइनस में आएगा कि प्लस में, और आएगा तो क्यों आएगा। dn/n का जो समाकलन होगा, जो इसका समाकलन होगा, वो माइनस में आएगा कि प्लस में, और आएगा तो क्यों आएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मान माइनस में आएगा कि प्लस में, तो हम इसका जवाब दे देते हैं बहादुर कि dn/n का जो समाकलन होगा वो माइनस में आएगा। dn/n का जो समाकलन होगा वो माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? क्यों आएगा माइनस में? इसीलिए माइनस में आएगा क्योंकि नीचे जो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, और ऊपर जो उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा का मान अधिक है और उच्च सीमा का मान कम है। n0 n से अधिक है, n0 n से अधिक है, तो निम्न सीमा अधिक है और उच्च सीमा कम है। लोअर लिमिट अधिक है और अपर लिमिट कम है। और जब लोअर लिमिट अधिक हो और अपर लिमिट कम हो तो सॉल्व करने पर माइनस में आएगा। जब लोअर लिमिट अधिक हो और अपर लिमिट कम हो तो सॉल्व करने पर माइनस में आएगा। आगे बढ़ते हैं। dn/n का सूत्र होता है, आप शायद जानते होंगे, log n, n0 से n माइनस लैम्डा, और dt का हो जाएगा t, 0 से t। log n के जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह उसी n के जगह पर नीचे वाला, n के जगह पर पहले ऊपर वाला, माइनस का चिन्ह नीचे वाला, बराबर माइनस लैम्डा, t के जगह पर ऊपर वाला, माइनस का चिन्ह नीचे वाला, t के जगह पर ऊपर वाला, माइनस का चिन्ह नीचे वाला। माइनस को गुना कर दीजिए दोनों में, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, बराबर लैम्डा t। कुछ लोग जानते होंगे log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा n। log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा n। log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा में n। log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा में n। बहादुर ई बेस को 10 बेस में लिखा जाए, ई बेस को 10 बेस में लिखा जाए तो 2.303 से गुना किया जाता है। ई बेस को 10 बेस में लिखा जाए, ई बेस को 10 बेस में लिखा जाए तो 2.303 से गुना किया जाता है। ई बेस को 10 बेस में लिखा जाए तो 2.303 से गुना किया जाता है। और यही हमारा फाइनल रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण है। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण है। यही हमारा जो सूत्र है वो रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण है। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण है। बहादुर, ये सूत्र आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना था। ये सूत्र आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में आपको पढ़े होंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया।
केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वहाँ पर सूत्र पढ़ाया गया था 2.303 बाटा में के लॉग ए बाटा ए माइनस एक्स। हम आशा करते हैं आपको याद आया होगा। ये सूत्र आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, VVI मरवाया गया होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया T बराबर 2.303 बटा में के लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स। यही सूत्र आपका यहाँ है। N0 क्या है? प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या। N क्या है? कुछ समय बाद बची हुई परमाणुओं की संख्या। N क्या है? कुछ समय बाद बची हुई परमाणुओं की संख्या। कुछ समय बाद बची हुई परमाणुओं की संख्या। इस तरह से हमारा रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण समाप्त हुआ। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण समाप्त हुआ। यदि आपको पूछना चाहें, पूछना कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल कर सकते हैं। हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम का गणितीय समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध आयु काल। टॉपिक है हमारा अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध माने आधा, आयु काल किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के आधा विखंडित होने में लगा समय। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के आधा विखंडित होने में लगा समय, आधी विखंडित होने में लगा समय। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या के आधी विखंडित होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या के आधी विखंडित होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या के आधी विखंडित होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। इसे कैपिटल T द्वारा सूचित किया जाता है। अर्ध आयु काल को कैपिटल T द्वारा सूचित किया जाता है। अर्ध आयु काल को कैपिटल T द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक सेकेंड, इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। समय है तो इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। जबकि व्यवहारिक मात्रक जो इस्तेमाल होने वाला मात्रक है वो दिन होता है या वर्ष होता है। SI मात्रक सेकेंड होता है, व्यवहारिक मात्रक दिन या वर्ष होता है। SI मात्रक सेकेंड होता है, व्यवहारिक मात्रक दिन या वर्ष होता है। दिन या वर्ष होता है। कह रहा है कि किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या के आधी विखंडित होने में लगा समय अर्ध आयु काल है। आधा विखंडित होने में लगा समय अर्ध आयु काल है। इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। इसे कैपिटल D द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल T। इसका व्यवहारिक मात्रक सेकेंड इस्तेमाल नहीं होता, या तो दिन होता है या तो वर्ष होता है। व्यवहारिक मात्रक या तो दिन इस्तेमाल होता है या तो वर्ष इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में परमाणुओं की संख्या, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या N0 है। कुछ समय बाद, यहाँ पर कुछ समय का मतलब हुआ अर्ध आयु काल। कुछ समय बाद यानी अर्ध आयु काल बाद परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी? परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी बहादुर? परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी? शुरू में परमाणुओं की संख्या N0 थी। शुरू में परमाणुओं की संख्या N0 थी, तो कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी? कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या, अर्ध आयु काल बाद परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी? तो अर्ध आयु काल बाद परमाणुओं की संख्या आधी बचेगी। क्यों? क्योंकि आधा क्षय हो गया, आधी बचती है, आधी बचेगी बहादुर, क्योंकि आधा क्षय हो गया। तो शुरू में परमाणुओं की संख्या N0 था और कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या N0/2 हो गया। विखंडन के नियम से, विखंडन के नियम से, विखंडन का नियम कहता है T बराबर 2.303 बटा में लैम्डा और लॉग N0/N।
छोटा टी के जगह पर बड़ा टी जैसे ही लिखेंगे, छोटा टी के जगह पर बड़ा टी जैसे ही लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या आधी हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या आधी हो जाएगी। N0 से N0 कट गया, 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा T बराबर 2.303 बटा लैम्डा log 2। log 2 का मान होता है 0.3010 बटा में लैम्डा। log 2 का मान 0.3010 बटा में लैम्डा। इसको सॉल्व कीजिएगा 0.693 बटा में लैम्डा। यही अर्ध आयुकाल का सूत्र है, यही आपका अर्ध आयुकाल का सूत्र है 0.693 बटा में लैम्डा। ये भी सूत्र आपको केमिस्ट्री में पढ़ना था 0.693 बटा में के, 0.693 बटा में के। ये सूत्र आप लोगों को 11th में पढ़ना, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ना था 0.693 बटा में के। यहाँ पर भी हमने पढ़ा है 0.693 बटा में लैम्डा। इस प्रकार ये अर्ध आयुकाल का समीकरण हुआ। अर्ध आयुकाल से रिलेटेड यदि कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करने जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल तो यही है बहादुर, जैसा कि नौलोक जी ने पूछा कि अर्ध आयुकाल का मान नियत हो सकता है, तो अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि नियत होगा कि नहीं होगा। इसका जवाब कैसे देंगे हम? तो किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान निश्चित होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान फिक्स होता है, क्षय नियतांक का मान कांस्टेंट होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान कांस्टेंट होता है, क्षय नियतांक का मान फिक्स होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान फिक्स होता है, क्षय नियतांक का मान कांस्टेंट होता है। तो क्षय नियतांक का सूत्र हो जाएगा लैम्डा बराबर 0.693 बटा में टी, 0.693 बटा में टी। तो ये तो संख्या है और समय का मात्रक सेकंड, तो क्षय नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो सेकंड इनवर्स होगा। क्षय नियतांक का एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स होगा। दो ऑब्जेक्टिव हो गया। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान निश्चित होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान निश्चित होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय नियतांक का मान निश्चित होता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्षय नियतांक का एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। क्षय नियतांक का एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स होता है और व्यवहारिक मात्रक दिन इनवर्स या वर्ष इनवर्स होता है। व्यवहारिक मात्रक दिन इनवर्स या वर्ष इनवर्स होता है। एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स होता है और व्यवहारिक मात्रक दिन इनवर्स या वर्ष इनवर्स होता है। एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स और व्यवहारिक मात्रक दिन इनवर्स या वर्ष इनवर्स होता है। एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स और व्यवहारिक मात्रक दिन इनवर्स या वर्ष इनवर्स होता है। इस तरह से हमने आपको क्षय नियतांक के बारे में बताया। क्षय नियतांक का मान निश्चित होता है, तो इसके क्षय नियतांक का मान हर एक तत्व के लिए निश्चित होता है और इसका एसआई मात्रक सेकंड इनवर्स या वर्ष इनवर्स होता है। ठीक उसी तरह हम बात कर रहे हैं कि अर्ध आयुकाल का मान जब क्षय नियतांक फिक्स हो गया और ऊपर में फिक्स हो गया, तो हर एक तत्व के अर्ध आयुकाल का मान फिक्स होता है। हर एक तत्व के अर्ध आयुकाल का मान निश्चित होता है। हर एक तत्व के अर्ध आयुकाल का मान निश्चित होता है, अर्ध आयुकाल का मान फिक्स होता है। अब यहाँ पर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहादुर। यदि मान लीजिए किसी रेडियोएक्टिव तत्व में कुल परमाणुओं की संख्या 20 है, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 20, चाहे 40 ले लीजिए, कुल परमाणुओं की संख्या 40 है। तो 40 का आधा होने में 20 होने में समय लगा, मान लीजिए माने में कहता है 5 मिनट। 40 का 20 होने में कितना समय लगा? 5 मिनट। आधा होने में समय लगा 5 मिनट। तो 20 से 10 होने में भी समय जो लगेगा ना, वो 5 मिनट लगेगा। 20 से 10 होने में जो समय लगेगा वो भी 5 ही मिनट लगेगा, क्योंकि अर्ध आयुकाल मान फिक्स होता है। यदि 10 से 5 होने में यदि बात कर रहे हैं तो भी 5 ही मिनट समय लगेगा। 5 के 2.5 होने में यदि हम बात कर रहे हैं तो भी हमारा समय 5 ही मिनट लगेगा।
और यदि 5 का सवा होने में बात कर रहे हैं तो समय 5 ही मिनट लगेगा, क्योंकि अर्ध आयु काल का मान फिक्स होता है। तो देखिए 40 से 20 होने में समय लगा 5 मिनट, 20 से 10 होने में समय लगा 5 मिनट, 10 से 5 होने में समय लगा 5 मिनट, क्योंकि अर्ध आयु काल का मान फिक्स होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 40 से आधा 20 टूटने में समय लगा 5 मिनट, अगली बार 10 से टूटने में समय लग गया 5 मिनट, अगली बार 5 से टूटने में समय लग गया 5 मिनट। यानी जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या कम हो रही है, टूटने का रफ्तार भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप नहीं देख रहे हैं, शुरू में 5 मिनट में 20 गो टूट गया, लेकिन अगली बार 5 मिनट में 10 गो टूटा, अगली बार 5 मिनट में 5 गो टूटा, अगली बार 5 मिनट में 2.5 गो टूटा। जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या कम हो रही है, वैसे वैसे टूटने का रफ्तार भी कम हो रहा है। तो प्रत्येक तत्व के अर्ध आयु काल का मान निश्चित होता है। अर्ध आयु काल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, व्यवहारिक मात्रक दिन या वर्ष होता है। हर एक तत्व के अर्ध आयु काल का मान निश्चित होता है। अब बहादुर सोचने की कोशिश कीजिएगा कि यदि हम 2.5 से सवा हो गया 5 मिनट, तो सवा का आधा करेंगे तो भी 5 मिनट, उसका आधा करेंगे तो भी 5 मिनट। तो सवाल है कि टोटल 40 के टूटने में कितना समय लगेगा? आप मुझे बताएं कि कितना समय में टोटल 40 टूट जाएगा। तो इसका जवाब ले लीजिए बहादुर कि 40 समाप्ति नहीं होगा कभी, क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी संख्या में चाहे कितना बार भी आप 2 से भाग दे दीजिए, वो कभी 0 नहीं होगा। 40 में 2 से भाग दिए 20 हो गया, 20 में 10 से भाग दिए 2 हो गया, 5 हो गया, 5 में 2 से भाग दिए 2.5 हो गया। ये कभी भी 2 से भाग देंगे, कितना भी देते जाएंगे, 0 नहीं होगा। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के कुल विखंडित होने में, टोटल विखंडित होने में लगा समय अनंत होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के टोटल विखंडित होने में लगा समय अनंत होता है। कुछ दिन पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो स्टूडेंट का सवाल आया था कि सर न्यूट्रॉन का अर्ध आयु काल आपने लिखवाया है 1000 सेकेंड, तो क्या 2000 सेकेंड में टोटल क्षय हो जाएगा? नहीं बहादुर, 1000 में आधा हुआ तो अगले 1000 में फिर आधा ही होगा, फिर अगले 1000 में उसका आधा होगा, क्योंकि अर्ध आयु काल का मान हमेशा फिक्स होता है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, अगले क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।